अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद जब हम दूसरी स्लाइड पर आते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। मतलब क्या सच में हमारा जो मूल संविधान था वो पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। अरे वाह, मतलब बिना किसी मशीन के? बिल्कुल। और उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर इटैलिक शैली में लिखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे काम में उन्हें पूरे 6 महीने का समय लगा था। 6 महीने? ये तो बहुत लंबी मेहनत है। अच्छा, स्लाइड में कुछ और भी आंकड़े दिए गए हैं ना इसके निर्माण के बारे में? हाँ, स्लाइड के अनुसार संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और उस समय इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 64 लाख रुपए उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम थी। और बैठकों के बारे में क्या लिखा है? देखिए, कुल 11 अधिवेशन हुए थे और एक अंतिम बैठक को मिलाकर इसे 12 अधिवेशन माना जाता है। और कुल 105 बैठकें हुईं जो लगभग 165 या 166 दिनों तक चली। राइट। मुझे रायजादा जी की एक बहुत ही दिलचस्प शर्त याद आ रही है जो यहाँ दी गई है। उन्होंने इस काम के लिए कोई फीस नहीं ली थी ना? सही बात है। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस उनकी एक शर्त थी कि वो संविधान के हर एक पेज पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अच्छा, और अंतिम पेज पर? हाँ, अंतिम पेज पर उन्होंने अपने दादा और गुरु राम प्रसाद सक्सेना जी का हस्ताक्षर करने की शर्त रखी थी। क्या बात है, ये तो एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। और अगर हम सजावट की बात करें तो पन्नों को सजाया किसने था? इसकी सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी। आपको पता ही होगा कि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ, बिल्कुल। तो उन कलाकारों के नाम क्या थे? मुख्य रूप से नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने मिलकर इसे सजाया था। बहुत खूब। अच्छा, अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यानी स्लाइड 3। इसमें 1774 के कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। यह किस एक्ट के तहत बना था? यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। ओके। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे, राइट। और क्या उनके साथ कुछ और जज भी थे? हाँ, पीडीएफ में अन्य जजों का नाम भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं: हाइड, लिमिस्टर और चैम्बर। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई इस कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपील कहाँ करता था? यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। इसकी अपील भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में होती थी। मतलब न्याय के लिए सीधे लंदन? बिल्कुल। और बाद में 1800 में बॉम्बे और 1823 में मद्रास में भी कोर्ट बनाए गए थे। सही है। अब अगर हम भारतीय संविधान के आकार पर बात करें तो ये दुनिया में कहाँ खड़ा होता है? देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब मूल संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। शब्दों की संख्या भी दी गई है क्या? हाँ, उस समय इसमें 1,17,369 शब्द थे और ये कुल 251 पेजों का दस्तावेज था। और ये आज भी हमारी संसदीय लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। और वर्तमान में इसका आकार क्या है? वर्तमान में इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अरे वाह। और अगर दुनिया के सबसे छोटे संविधान की बात करें तो? दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जिसमें मात्र 3,814 शब्द हैं। सिर्फ 3,814? ये तो हमारे एक छोटे से भाग के बराबर होगा। बिल्कुल। और एक और फैक्ट है कि विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका का था और एशिया में ये काम सबसे पहले जापान ने किया था। अच्छा। तो क्या कुछ देशों के संविधान अलिखित भी हैं? हाँ, स्लाइड में साफ लिखा है कि ब्रिटेन और इजराइल के संविधान अलिखित हैं। राइट। अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जो कि ब्रिटिश सत्ता के बदलाव के बारे में है। मेरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सवाल है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त किया? इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858, जिस पर रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर थे। और ये घोषणा भारत में कब और किसने पढ़ी? ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में, जो कि इलाहाबाद या आज के प्रयागराज में है, वहां कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी।
तो इससे प्रशासनिक स्तर पर क्या-क्या बदलाव हुए? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल, इन दोनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया तो गया। इनकी जगह कौन से नए पद बनाए गए? 2 नए पद बने। नया पद पहला था भारत का वाइसराय और भारत के प्रथम वाइसराय कैनिंग बने। अच्छा, मतलब गवर्नर जनरल का ही नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। बिल्कुल सही। और जो दूसरा नया पद था वो था भारत राज्य सचिव। प्रथम सचिव स्टैनली बने थे। और इनकी मदद के लिए भी कोई टीम थी क्या? हाँ, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने गए थे और बाकी 7 डायरेक्टर्स द्वारा। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। चलिए अब स्लाइड 5, 6 और 7 के आधार पर थोड़ा इतिहास में और पीछे चलते हैं। हाँ। मानव इतिहास की शुरुआती दौर यानी प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करते हैं। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें, जिसे पैलियोलिथिक भी कहते हैं, तो इसका समय 20 लाख से 12,000 या 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? भारत ने इसका अध्ययन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। राइट। और इस काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? इस काल की मुख्य खोज थी पत्थरों का प्रयोग और आग की खोज। हाँ। इसके साक्ष्य चीन की चाओजू गोजियन गुफा से मिलते हैं। इस समय मानव सिर्फ कच्चा मांस खाता था। फिर आता है मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक। हाँ, इसका अध्ययन 1867 में C.L. कार्लाइल ने किया था। इस काल में तीर कमान का प्रयोग शुरू हुआ और मानव ने पका हुआ भोजन खाना शुरू किया। और पशुपालन भी तो इसी समय शुरू हुआ था ना? बिल्कुल, पशुपालन की शुरुआत हुई और पहला पालतू पशु कुत्ता था। इसके पुख्ता साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। और फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक की सबसे मुख्य खोज थी पहिए का आविष्कार। अरे वाह, पहिए ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी। अच्छा, अब स्लाइड 6 से एक MCQ है। मैं इसे बिल्कुल इसी रूप में पूछता हूँ। प्रश्न निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण काल सांस्कृतिक स्थल नहीं है? इसका उत्तर है कुतांशी। देखिए, यह गुजरात के मोरवी जिले में स्थित है और यह नवपाषाण स्थल नहीं है। राइट। और जो मैप में अन्य स्थल दिए गए हैं उनकी क्या जानकारी है? मैप में काफी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम। यहाँ से गड्ढे वाले घर और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, गड्ढे वाले घर। और कोल्डी हवा के बारे में क्या है? कोल्डी हवा, जो कि प्रयागराज और सोनभद्र के पास है, वहां से धान या चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़? मेहरगढ़, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां से गेहूं और जौ की खेती, मिट्टी के बर्तन और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब स्लाइड 7 के आधार पर इन्हीं गर्तवास यानी गड्ढे वाले घरों की खोज पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए, बुर्जहोम और गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में है, इनकी खोज 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने की थी। और इन घरों की क्या विशेषता थी? इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सीढ़ियों वाले गड्ढे के घर। लोग जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर रहते थे। ठंड से बचने के लिए होगा शायद। और क्या दक्षिण भारत में भी ऐसे स्थल मिले हैं? हाँ, स्लाइड में हल्लूर का जिक्र है, जिसकी खोज 1962 में नागराज राव द्वारा की गई थी। यह भी एक नवपाषाण स्थल है। और उतनूर का जिक्र है, जिसकी खोज 1950 में F.R. ऑल्चिन द्वारा की गई थी। सही है। अब थोड़ा संस्कृति की ओर मुड़ते हैं। स्लाइड 8 में भारत के सांस्कृतिक उत्सवों की बात की गई है। असम के बिहू उत्सव के बारे में क्या बताया गया है? बिहू मुख्य रूप से फसल और नववर्ष से संबंधित है और सबसे खास बात यह है कि इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, 120 डिग्री के चक्र में। 3 बार? तो पहला कौन सा है? पहला है बोहाग बिहू, जो वैशाख या वसंत ऋतु में आता है। ये नववर्ष के आगमन और फसल बुआई का प्रतीक है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है माघ बिहू, जो माघ या सर्दियों में मनाया जाता है। यह फसल कटने के उल्लास में होता है। और तीसरा है काटी बिहू, जो कार्तिक या शरद ऋतु में आता है। बहुत ही व्यवस्थित है ये तो। अब स्लाइड 9 से अगला MCQ पूछता हूँ। प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? इसका सीधा सा उत्तर है नुआखाई महोत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाता है? देखिए, नुआखाई मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का त्योहार है। ये नुआखाई माता या गणेश जी को समर्पित है और इसे गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। राइट। तो यूपी और बिहार के प्रमुख उत्सव कौन से दिए गए हैं स्लाइड में?
यूपी में ताज महोत्सव जो आगरा में होता है, और गंगा महोत्सव जो वाराणसी में मनाया जाता है, और बुद्ध महोत्सव है जो पूर्वी यूपी और मुख्य रूप से बिहार के बोधगया में होता है। और महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ है क्या? हाँ, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत के बारे में बताया गया है कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्या बात है। अब स्लाइड 10 से एक और एमसीक्यू है। प्रश्न, वसंत त्योहार जो मैतेई जनजाति द्वारा 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसका उत्तर है योशांग। ये मणिपुर का त्योहार है। योशांग, अच्छा। ये कब मनाया जाता है? ये मैतेई कैलेंडर के लमुता महीने में, जो कि हमारे फरवरी मार्च के आसपास पड़ता है, तब मनाया जाता है। राइट। अब स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव या क्विक हिट्स भी दिए गए हैं। वो क्या है? हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पुलिकट झील में फ्लेमिंगो उत्सव होता है, जो नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो पक्षी वहीं क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ सर्वाधिक बायोमास है, मतलब मछली और झींगा बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। समझ गया। और अन्य राज्यों के? गोवा में शिग्मो महोत्सव है, पश्चिम बंगाल में गंगा दशहरा और दुर्गा पूजा, और महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव प्रमुख हैं। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 11 पर आते हैं, जो कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी है। यहाँ भी एक एमसीक्यू है। प्रश्न, बैंकिंग के संदर्भ में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है कैश रिजर्व रेशियो, यानी नकद आरक्षित अनुपात। और इसकी परिभाषा क्या दी गई है पीडीएफ में? परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। कुल जमा राशि का वह निश्चित भाग जो वाणिज्यिक बैंकों को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है। मतलब बैंकों को कुछ पैसा सेफ्टी के लिए आरबीआई को देना ही पड़ता है। और आरबीआई के बारे में क्या फैक्ट्स हैं? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है, और पीडीएफ के अनुसार वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। राइट। स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से यही नाम लिखा है, तो हम भी इसी का उल्लेख करेंगे। अब स्लाइड 12 के सवाल पर आते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण। इसका उत्तर है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर। तो बाकी की जो मीटर होते हैं गाड़ी में, उनका क्या काम है? देखिए, एक होता है टैकोमीटर। ये शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति यानी रोटेशनल स्पीड मापता है। अच्छा, इंजन का आरपीएम। और स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर वाहन की तत्काल गति यानी इंस्टेंट स्पीड को मापता है। और फ्यूल गेज टैंक में ईंधन की मात्रा को बताता है। इसी स्लाइड में E20 पेट्रोल के बारे में भी एक चेतावनी दी गई है ना? हाँ, बहुत ही जरूरी चेतावनी है। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत पुरानी गाड़ियों में है। BS4 और BS5 इंजनों में यदि 20 दिन गाड़ी खड़ी रहे तो एथेनॉल पानी छोड़ने लगता है, जिससे टंकी में कार्बन जम सकता है या जंग लग सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब स्लाइड 13 पर आते हैं, जिसमें 2011 की जनगणना का जनसांख्यिकीय डैशबोर्ड है। हाँ, 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल आबादी 121.1 करोड़ थी। और महिला पुरुष का अनुपात? इसमें पुरुष 51.5% और महिलाएं 48.5% थीं। दशकीय वृद्धि जो 2001 से 2011 के बीच हुई, वो 17.46% थी। और लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात 943 था, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। स्लाइड में एक हिंदू जनसंख्या विश्लेषण भी दिया गया है। उसकी क्या आंकड़े हैं? पीडीएफ के अनुसार 2011 में आबादी 96.63 करोड़ थी, मतलब लगभग 97 करोड़ या 16.8%। और क्या इसमें कोई गिरावट दर्ज की गई थी? हाँ, दशकीय वृद्धि दर में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। स्लाइड में इसका कारण क्या बताया गया है? स्लाइड में इसका कारण लिखा है, हम दो हमारे एक मानसिकता के कारण। ये एक जनसांख्यिकीय बदलाव को दर्शाता है। राइट। चलिए अब स्लाइड 14 से भारतीय बैंकिंग के इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा था? क्रम के अनुसार देखें तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित पहला बैंक था। फिर भारतीयों का बैंक कब आया? 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना, जो सीमित देयता के साथ प्रथम भारतीय बैंक था। सीमित देयता मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। और पूर्ण रूप से भारतीय बैंक
वो 1894 में बना पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी था। ये पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था जिसमें पूंजी और कर्मचारी दोनों भारतीय थे। और एसबीआई की स्थापना कब हुई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। क्या बात है। अब हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 15 के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान पर चर्चा करते हैं। सूर्य के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। और इसका संगठन क्या है? सूर्य गैसों से बना है। इसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है। और ये जो सप्तऋषि तारामंडल है आसमान में, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्सा मेजर या ग्रेट बियर यानी बड़ा भालू कहा जाता है। अच्छा, ग्रहों की परिक्रमा से जुड़ी कुछ खगोलीय घटनाएं भी हैं। पीडीएफ में उपसौर क्या होता है? उपसौर या पेरिहीलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। यह घटना हर साल 3 जनवरी को होती है। और अपसौर? अपसौर या एफिलियन 4 जुलाई को होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। राइट। और ग्रहों को कैसे बांटा गया है? ग्रहों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। और बाह्य ग्रह? बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। बहुत ही शानदार जानकारी है। तो अब स्लाइड के बिल्कुल अंत में दिए गए होमवर्क को मैं श्रोताओं के सामने बिल्कुल उसी रूप में रखता हूं जैसे पीडीएफ में लिखा है। होमवर्क: बैसाखी का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट में उत्तर दें। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है श्रोताओं को सक्रिय रखने का। बिल्कुल। इन सभी स्लाइड्स को देखने के बाद ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि मानव सभ्यता ने आग और पत्थर के पहियों से लेकर E20 पेट्रोल और जटिल बैंकिंग प्रणाली जैसे CRR तक का सफर कैसे तय किया है। इतिहास की परतें आज भी हमारे वर्तमान को दिशा दे रही हैं। सही बात है। और ये भी साबित होता है कि सीखने की यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर स्लाइड में कुछ नया जानने को मिलता है। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।